नमस्कार मित्रों। आज दिल्ली से हमारे साथ उमाकांत जी लखेड़ा जुड़े हैं। लखेड़ा साहब, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। बहुत और नमस्कार। लखेड़ा साहब तो दिल्ली में संसद कवर करते रहे हैं कई दशकों से, इलेक्शन कमीशन कवर करते रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर के साथ यात्राएं भी करते रहे हैं, पीएमओ को कवर करते रहे हैं। आजकल पीएमओ कुछ अलग हो गया है ऐसा हमें लग रहा है। वैसे हमारे प्रधानमंत्री जो गुजरात से दिल्ली आए हैं, उन्होंने 11-12 साल हो गए वहां एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है। यानी ये और प्रधानमंत्रियों से, अटल जी हो या मनमोहन सिंह जी हो, इनसे अलग ही है। काफी सिक्रेटिव आदमी है और जासूसी तंत्र पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। वो कहते भी रहे हैं कि हमारे जासूस चारों ओर फैले रहते हैं। अब साहब, पीएमओ में कुछ गड़बड़ चल रही है। हिरेन जोशी नाम के एक सज्जन, जिनका नाम बहुत उछल रहा है, और दूसरे प्रसार भारती के चेयरमैन के नाते, कभी प्रसार भारती में एमवी कामत जैसे सज्जन आदमी भी चेयरमैन बने थे, जिनका अधिकारी कभी सुनते भी नहीं थे, बेचारे परेशान थे, मगर हमारे वरिष्ठ पत्रकार थे वो। आप भली भांति जानते हैं लखेड़ा साहब। जी तो जी जी। ये दिल्ली में और पीएमओ में विशेष रूप से ये क्या हो रहा है, ये हम आपसे जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप इनसाइड स्टोरी बराबर जानते हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं, फिर से एक बार आपका स्वागत है सीधू ने सट में, और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें और हमारे दर्शकों को, देश में और विदेश में जो दर्शक हैं, हिंदी भाषी और गुजराती भाषी दर्शक जो हैं, उनके लाभ के लिए आप इनसाइड स्टोरी क्या है ये बताएं कृपया। लखेड़ा साहब। नमस्कार डॉक्टर हरि देसाई साहब, मैं आपको नमस्कार करता हूं और नमस्कार। क्रिसमस और नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। नए साल आने वाला है, आपके तमाम दर्शकों को जो भारत में हैं, विदेश में हैं और आपके शो को सुनते हैं। आपका शो बहुत लोकप्रिय है तमाम प्रवासी गुजरात के लोगों में, जो बाहर रहते हैं दुनिया के कई देशों में। तो उन सबका अभिनंदन है और आपने जो टॉपिक चुना है वो टॉपिक, ज़ाहिर-सी बात है कि वो टॉपिक के बारे में तो मैं एक ही लाइन कहूँगा कि जो आज देश की हालत है, जो गुजरात की हालत है, वही प्रधानमंत्री कार्यालय की हालत है। और प्रधानमंत्री कार्यालय मैंने मेरी समझ से 30-35 साल से हम कवर कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, प्रधानमंत्री कार्यालय और तमाम तरह की चीज़ों को जो सत्ता के भीतर हो रही हैं, पार्लियामेंट वगैरह। और जब ये होता है कि प्रधानमंत्री के जो कार्यालय था, उसकी बहुत गरिमा होती थी कि मतलब उसका एक रुतबा होता था। रुतबा ये नहीं कि वहाँ से किसी को जेल में बंद करने की धमकी दी जाएगी। रुतबा ये है कि कुछ भी चीज़ होती थी तो लोग कहते थे हम प्रधानमंत्री के कार्यालय से शिकायत करेंगे। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री को शिकायत करेंगे। अब हालत ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यालय को वहाँ काफ़ी ट्रांसपेरेंसी का दावा किया है। लेकिन ऐसे-ऐसे इंस्टांसेस हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि जो पीड़ित लोग हैं, उनका कोई सुनवाई वहाँ होती नहीं है। इसलिए नहीं होती सुनवाई कि प्रधानमंत्री कार्यालय का काम जो प्रधानमंत्री का होना चाहिए, या प्रधानमंत्री कार्यालय का जो काम, जो मैंडेट है कि भई सारे मंत्रालयों में समन्वय बनाना, देश में नज़र रखना, कहाँ क्या हो रहा है, उसको डैमेज कंट्रोल करना, तो वो काम तो नहीं हो रहा है। उसकी जगह प्रधानमंत्री कार्यालय का काम हो गया है मीडिया में खबरें प्लांट कराना, सर्वेलेंस करना, जासूसी करना, कहाँ क्या हो रहा है, वहाँ अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ आईटी रेड, ईडी रेड, ये सारे काम करना। आपको भली-भांति परिचित है कि किस तरह से इनके काम करने का तरीका है। और प्रधानमंत्री जब ये दिल्ली आए तो ये बड़ी तादाद में, जैसे गुजरात के जो इनके मुख्यमंत्री के आसपास जो लोग थे,
उन सबको दिल्ली लेके आ गए, ज्यादातर को। 2-4 को जी छोड़ के, मेरी जो रिपोर्ट है कि 2-4 को छोड़ दिया इन्होंने और बाकी सबको दिल्ली लेके आ गए। तो मुख्यमंत्री का कार्यालय प्रधानमंत्री का कार्यालय में बदल गया। अब जी वहीं से उसकी जो वो और कंट्रोल कर दिया, मतलब पूरा सिंगल विंडो सिस्टम, पूरा देश को सिंगल विंडो से चल रहा है। और सिंगल विंडो में कुछ समय पहले ये जो यूपी कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं सेवा से, उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी नवनीत सहगल, मार्च 2022 में एक गाड़ी में, जो इनका संबंध है, इनका परिवार का संबंध है, इनके लोगों का संबंध है, उसमें 42 लाख रुपए कैश पकड़ा गया। ये जाहिर सी बात है कि कहीं से टिप आई होगी, इनकम टैक्स ने पकड़ा, तो वो पैसा पता लगा कि वो ठेकेदारों को इनके सौजन्य से, नवनीत सहगल के सौजन्य से वो पैसा किसको बंट रहा था? ठेकेदारों को, जो अफसर होते हैं, जो जिनको कमीशन कट मिलता है। और इनके बारे में पूरे उत्तर प्रदेश में ये सबको पता है कि इनका कामकाज कैसा है। अब जो ताजा रिपोर्ट है, एक न्यूज लॉन्ड्री एक एजेंसी है, उसने एक खबर ब्रेक की कल परसों, और उस खबर में उन्होंने ये कहा कि 112 करोड़ रुपए का घपला जो स्कैनिंग हुआ है, जिसके तार सीधे सीधे नवनीत सहगल से जुड़े हुए हैं। ये ओह लूट का पैसा है, ये भ्रष्टाचार का पैसा है, ये वो पैसा है जिसका ताल्लुक नवनीत सहगल के बेटे की फर्म से है। तो ये जो चीजें हो रही है, ये चीजें, और ऐसे व्यक्ति को पहले वो प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया। प्रसार भारती का चेयरमैन बनाया गया। अब चेयरमैन आप बनाओगे तो वो किस तरह के लोगों को खबर प्लांट के लिए दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में वो लेके आएंगे, ये तो उम्मीद की जा सकती है उनसे। अब हिरेन जोशी से इनका जो है ना, हिरेन जोशी जो आपके ही गुजरात के ही है, और उनको दिल्ली में रातों रात दिल्ली में बिठा दिया गया। उसको, वो कर्मचारी है, हिरेन जोशी कोई पॉलिटिकल नेता नहीं है। वो ओएसडी है, जिसको सरकारी सैलरी से, सरकारी खजाने से सैलरी, वेतन मिलता है, पगार मिलती है। वो आदमी इसको लेके आया, इतने भ्रष्ट अधिकारी को, जिसका कोरा चिट्ठा इनकम टैक्स के पास है। इनकम टैक्स किसके पास है? मोदी जी का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, हमारा और आपका तो है नहीं। तो इनके डिपार्टमेंट का इनकम टैक्स का रिपोर्ट है 112 करोड़ रुपए, और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास 1 मिनट में इनकम टैक्स रिपोर्ट आएगी। अब इनका जो ताल्लुक है, नोएडा में एक टीवी चैनल है, उसके एक मालिक हैं, जो इस सत्ता प्रतिष्ठान के बड़े क्लोज हैं, वो इनके मित्र हैं। अब उनके कहने से, उनकी सिफारिश पर इनको मिलवाया गया कि साहब ये नवरत्न है, ये आपके दरबार तो के नवरत्न के तौर पर काम, जो 8 रत्न पहले से हैं, इसको आप नवरत्न मान के चलिए। और हिरेन जो ये सब चल रहा है ना इस देश में। देखिए, जो गरीब आदमी सड़क पर, बस में, ठेले में, ट्रक में बैठा, उसे क्या पता है ये देश कैसे चल रहा है। ये देश जो है ना, ये देश कुछ चंद लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। जी प्रधानमंत्री कार्यालय भी चलाया जा, तो इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी को, टेंटेड ऑफिसर्स को, अगर आप भारत में एक जिम्मेदारी की पोस्ट देंगे, और प्रधानमंत्री कार्यालय जो उसका एक्चुअल काम है वो ना करने के बजाय वो सर्वेलेंस करेगा, जासूसी करेगा, तो ये देश कैसे चलेगा? तो ये आप मोदी जी की कार्यप्रणाली समझ सकते हैं कि किस तरह के लोगों को वो पसंद करते हैं, इस तरह के भ्रष्ट लोगों को। हिरेन जोशी तो पहले ही कटघरे में खड़े हैं। अब ये बताया गया है कि हिरेन जोशी को तो कुछ दिन अंडरग्राउंड कर दिया गया है। अब इसको प्रसार भारती से इस्तीफा ले लिया। अब इसको वहां, ये आरोप जो कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो यही तो लगा है कि भाई इसको अब वहां से जो प्रसार भारती से ये हटाए गए या हटे, जो भी टेंटेड होने के बाद, इनको प्रधानमंत्री कार्यालय से इनकी सेवाएं लेगा। ऐसी रिपोर्ट ओह कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई है कि अब हाँ, इनको हाँ, हिरेन जोशी की जगह इनको वो जिम्मेदारी दी जाएगी। तो आप कल्पना कर लीजिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय किस तरह के भ्रष्ट और टेंटेड लोगों को प्रश्रय दे रहा है, संरक्षण दे रहा है और प्रोटेक्ट कर रहा है, बजाय जेल में डालने के। अगर बजाय इनको जेल में डालना चाहिए, इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, तो उसको प्रधानमंत्री कार्यालय प्रोटेक्शन दे रहा है। तो यही मेरा पहला प्रश्न के जवाब में है साहब। जी।
तो साहब ये हिरेन जोशी कर क्या रहे हैं? मोदी जी के इतने लाडले क्यों हैं? ऐसा है कि हिरेन जोशी के बारे में बहुत मेरे से ज़्यादा तो आपके गुजरात के लोग जानते होंगे कि उनका कार्य का काम का तरीका क्या था। दिल्ली में उन्होंने पहला काम किया कि जो एक गोदी मीडिया क्रिएट किया, उसको उसको जन्म दिया। मोदी तो पत्रकारों से घृणा करते हैं। उनको वो मीडिया, वो टीवी चैनल ही चाहिए जिसमें ऐसे सवाल पूछे जाएँ कि आप का आम कटा हुआ खाना पसंद करेंगे या चूस के खाना पसंद करेंगे? आपको थकान नहीं लगती, आप 18-18 घंटे काम करते हैं तो आप थकते नहीं हैं। तो इस तरह का मीडिया उन्होंने और हिरेन जोशी की इसमें बड़ी भूमिका है। अब हिरेन जोशी चूँकि इसके साथ है, विश्वास पात्र है, तो जो जो विश्वास पात्र है वो अगर 100 खून भी करे, वो भ्रष्टाचारी हो, व्यभिचारी हो, वो करप्शन घोटालों में शामिल हो, वो क्रिकेट के स्कैम में शामिल हो, क्रिकेट बेटिंग में जो आपको पता ही है कि ऐप जो है कितना बड़ा घोटाला सामने आया, उसमें उसका नाम सामने आया। तो कोई इंक्वायरी के बजाय या उनको सज़ा देने के बजाय आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और ये जो सहगल है, वो सहगल भी हिरेन जोशी के नक्शे कदम पर उसका चेला हो गया है। हिरेन जोशी का चेला सहगल हो गया है क्योंकि हिरेन जोशी ही उसको पूरा लेके गया, प्रसार भारती में इधर-उधर। अब उसको अपनी जगह रिप्लेस करने के लिए कोशिश हो रही है और हिरेन जोशी सुना कि अब पब्लिक में नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्राइवेटली वो तो मोदी जी के राज़दार हैं, उनको सब पता है मोदी जी के बारे में। तो वो ये सब चीज़ें ऑपरेशन पीछे से करेंगे। फ्रंट मैन सहगल होगा हिरेन जोशी का, ऐसी मेरी रिपोर्ट है। जी। साहब ऐसा सुना था कि ये सहगल तो कभी मुलायम सिंह के आदमी हुआ करते थे। ये बताइए ना कि सहगल किसके आदमी नहीं थे? पिछले मुझे याद है 88-89 में ये जॉइन ये आईएएस में निकले थे, तो ये सूचना विभाग में मेरा कोई लेटर था तो उसमें इनके सिग्नेचर थे। मतलब कोई रिकमेंडेशन आई थी पार्लियामेंट में, पास रिलेटेड क्योंकि मेरा यूपी का अखबार था। तो तब से मैं इसका नाम जानता हूँ। तो तब तो इसको 1 डेढ़ हम्म। साल हुआ था आईएएस ऑफिसर बने, अब तो रिटायर भी हो गया है। तो हम्म। सवाल ये है कि जो ये देखिए इस तरह के जो फिक्सर होते हैं, इस तरह के भ्रष्ट जो पॉलिटिशियन को ब्राइब करे, आधा खुद खाए, आधे पॉलिटिशियन को दे, फिक्सिंग करे और जो ठेकेदारों से जो रूट का माल आता है, कमीशन आता है, उसका बाँट करके पार्टी फंड में करे, कुछ नेता के जेब में डाले, कुछ उसके लड़कों के लिए, उसके बच्चों के लिए जहाज-वहाज का इंतज़ाम करें। ये जो इस तरह के जो लोग हैं ना, आज हालत ये है डॉक्टर साहब कि कोई शरीफ आदमी, शरीफ चाहे ब्यूरोक्रेट हो, शरीफ पत्रकार हो या शरीफ नेता हो, वो इस सिस्टम में फिट नहीं हो रहे हैं। वो कहते हैं नहीं-नहीं वो तो अरे नहीं-नहीं उनके बस का नहीं, वो तो बहुत शरीफ आदमी है साहब। तो हर आदमी को बदमाश चाहिए। हर आदमी को क्रिमिनल चाहिए इस देश में, चाहे वो सरकार चलानी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी चलानी हो। ब्यूरोक्रेसी में ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेट नहीं चाहिए, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड हो उसका, क्योंकि उसकी भी फाइल बनी हुई है ना। अब हाँ। आप जो है ना, नवनीत सहगल को क्यों पसंद करते हैं? नवनीत सहगल की फाइल पड़ी हुई है कि बेटा आपकी फाइल हमारे पास पड़ी हुई है। अब सुबह 8 बजे आपको 15 काम बता देंगे, सारे फिक्सिंग के काम। तो वो नवनीत सहगल करके देगा, उसे पता है कैसे करना है, ब्लैकमेल करना है या दबाव डालना है, कैसे करना है। क्योंकि जो खुद भ्रष्ट है, वो उसके बाद भ्रष्टाचारियों की पूरी लिस्ट होती है। कौन भ्रष्टाचारी अधिकारी है उत्तर प्रदेश में या देश में, उससे कौन से भ्रष्टाचार के काम निकालने हैं। तो इसी तरह से इन भ्रष्टाचारियों को ढूँढा जाता है और पूरे देश का ये हाल है। लंपट लोग, लंपट ब्यूरोक्रेट, करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट छुटभैया नेता पूरे देश में इनके नाम पर खुली लूट मचा रहे हैं। आप ये जब चले जाएँगे पावर से तो तब जब जाँच होगी तब इनके चिथड़े सामने आएँगे, कोरे चिट्ठे सामने आएँगे। ऐसा मेरा भी मानना है, बहुत सारे लोगों का मानना है। मैं अकेला नहीं हूँ। बहुत सारे लोग इस तरह की जो गलत काम हो रहे हैं देश में और ब्यूरोक्रेसी जो गलत काम कर रही है और ब्यूरोक्रेसी का ये जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपोज़िशन को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, मीडिया को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, आवाज़ें दबाने के लिए कर रहे हैं, जुडिशरी को ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं। और आपने देखा ये सेंगर वाला मामला, ये जो कुलदीप हम्म। सेंगर है जो जो जी। रेपिस्ट था, जिसके साथ इसके खिलाफ जो है किस तरह के केसेस थे, तो जो दुष्कर्म हुआ उस लड़की के साथ वो हाई कोर्ट के बाहर धरने पे बैठी तो उसको पुलिस ने उठा के ले गई।
तो और वो 2 जज हैं, वो एक तो गुजरात के ही हैं सुना, वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे सुना, एक जज साहब तो गुजरात के, दूसरे जज, हम्म। इनको शर्म नहीं आई जजों को कि भई इस तरह के लोगों को कौन फिक्स करेगा? अब जज के बारे में उस लड़की ने खुलेआम आरोप लगाया कि जज ने कुछ लेके ये काम किया है, कुछ लेके क्या लेके किया है, इसकी तो जाँच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? तो इस तरह का तंत्र संस्थाओं को खत्म करने का, करप्ट करने का, उनको अपने कंट्रोल में करने का, जब आप एक बड़ा अभियान हाथ में उठाएँगे, तो आपको नवनीत सहगल जैसे लोगों की और गोदी मीडिया के जो लोग हैं, बड़े-बड़े मछलियाँ हैं, जिनकी वजह से नवनीत सहगल वहाँ बिठाया गया है, उन सब का देश में राज चलेगा। जी। सर, गुजरात में एक शब्द प्रयोग आमतौर पर यूज होता है, वहीवटदार, यानी फिक्सर के लिए जी। वहीवटदार शब्द प्रयोग आमतौर पर यूज होता है। तो ये जी। वहीवटदार वो तो हर एक राजनेता और शासक को चाहिए कि उनके फिक्सर जी। चाहिए उनको। तो इस प्रकार से ऐसे ये मेरे ख्याल से ये मुलायम सिंह के साथ भी थे, कल्याण सिंह के साथ भी सुना है वो थे, और अब ये मोदी जी के ये साथ में। नहीं, नहीं, मोदी जी के तो राजदार बन गए ना वो। भई मोदी को हाँ। ऐसे लोग पसंद है ना। मोदी ने इनको इनको ऐसे थोड़ी लिया। मोदी ने देखा होगा कि भई इनकी क्या-क्या फिक्सिंग करने में इनकी महारत हासिल है। तो जिनको फिक्सर करने में महारत हासिल है, जो घाट-घाट का पानी पिए हुए हैं, जिनके खिलाफ कई तरह के आरोप हैं, तो वही तो काम करेंगे ना। शरीफ आदमी तो मोदी के काम करेगा नहीं। भई शरीफ आदमी जो शरीफ पॉलिटिशियन है, जो गलत काम नहीं करता है, वो मोदी जी के करीब क्यों जाएगा? मोदी जी जनरल परसेप्शन है दिल्ली के पावर कॉरिडोर में कि भाई इस तरह के भ्रष्ट लोगों को, दागदार लोगों को, टेंटेड लोगों को लिया जाता है ताकि उनसे गलत काम कराया जाए। तो इनसे आप नवनीत सहगल से अगर इस तरह से बिठाया गया प्रसार भारती में, तो इतने प्रसार भारती में इतनी टेंडरिंग होती है, इतने फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं, इतने अपॉइंटमेंट्स होते हैं, क्या-क्या नहीं होता। और अब उनको प्रधानमंत्री कार्यालय का हिस्सा बना दिया गया है, जैसा बनाने जा रहे हैं या तैयारी चल रही है, तो प्रधानमंत्री कार्यालय में अगर उनको बनाया गया तो उनको तो सरकारी खजाने से पैसा दिया जाएगा ना। उनकी जो सैलरी होगी, ही विल बी द एम्प्लॉयी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। भई वो कुछ भी करें, एक ऑफिसर के नाते अगर पीएम में काम कर रहे हैं, पीएमओ में, तो वो सरकारी कर्मचारी हैं। और तो देश को जानने का अधिकार नहीं है। देश में ट्रांसपेरेंसी से नहीं होना चाहिए, पीएमओ को ट्रांसपेरेंसी से क्यों नहीं चलना चाहिए? प्रधानमंत्री पर और उनके जहाज़ों पर और खरबों रुपया आप हिसाब लगाइए कि 11 साल में कितने जहाज खरीदे गए, कितने कितना खर्च किया गया प्रधानमंत्री की यात्राओं पर, ये कौन कौन मैनेज कर रहा है, कैसे होता है? देश के खजाने का गरीब आदमी के पैसे से प्रधानमंत्री कार्यालय चल रहा है, ये बात नहीं भूलनी चाहिए। और प्रधानमंत्री कार्यालय में क्या हो रहा है, उसके बारे में आप देश को नहीं बताएंगे। आप प्रधानमंत्री की साइट पर प्रधानमंत्री कार्यालय में बहुत सारे लोग ऐसे काम कर रहे हैं जिनका रिकॉर्ड ही नहीं है, लेकिन वो प्रधानमंत्री कार्यालय में काम कर रहे हैं। ये भी रिपोर्ट है मेरे पास कि ओह। ऐसे इतने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनका कहीं रिकॉर्ड नहीं। जबकि हम जब काम करते थे, हम प्रधानमंत्री कार्यालय में जाते थे, दसियों बार जाते थे, भीतर तक जाते थे, जहां सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी बैठे हुए, फ्री एंट्री होती थी। आज जाके देखे कोई, हम तो कोई कोई पास नहीं बनाते थे, सीधा एंट्री होती थी हमारी। ऐसा प्रधानमंत्री का कार्यालय होता था कि आप आइए, मिलिए। मैं खुद गया 10वीं बार प्रधानमंत्री कार्यालय, बिना अपॉइंटमेंट के गया। यानी अटल जी के जमाने में भी तो इतनी ट्रांसपेरेंसी आपको पीएमओ में लगती थी? पर क्यों ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए पीएमओ में नहीं ट्रांसपेरेंसी होगी तो कहाँ होगी? अटल जी के टाइम पर, मनमोहन सिंह के टाइम पर, चंद्रशेखर के टाइम पर, आईके गुजराल के टाइम पर, देवेगौड़ा के टाइम पर, नरसिम्हा राव के टाइम पर, आप फ्रीक्वेंटली जाइए, नीचे दिखाइए कि साहब हम, आप आइए, आइए, आइए। वो एक प्रधानमंत्री ऑफिस में जो भी ऑफिसर होगा आपको डील करेगा, गपशप करेगा, चाय-पानी पिलाएगा। हमारे पास तो टाइम नहीं होता था, हमको तो न कई बार फ़ोन करते थे कि साहब आइए, आपके साथ चाय-पानी पीना है। अभी 2004-5 की बात बता रहा हूँ मैं, मनमोहन सिंह के टाइम की बात बता रहा हूँ। हमको फ़ोन करते थे, हमारे पास टाइम नहीं होता था कि साहब आपके साथ कॉफ़ी पीनी है। तो वहाँ एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाती थी, बात की जाती थी। आज तो घुस के कोई दिखा ही नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री अपना पूरा तंत्र है, पूरी सेक्रेसी से चलाते हैं। प्रधानमंत्री का जो पीएम केयर फंड है, वो सेक्रेसी से चल रहा है।
उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि वो पैसा किसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं। इनके जो मीडिया हैंडल करते हैं पार्टी में, किस तरह के चरित्र के लोग हैं, क्या नहीं है, इसके बारे में तो ऊपर वाला ही जानता है कि क्या हो रहा है इस देश में। तो प्रधानमंत्री कार्यालय में जब इतनी अराजकता है, तो आप ये दे सकते हैं कि ये लोग देश में क्या उत्पात मचाएंगे। सर, आज मैं पीएमओ की वेबसाइट पर गया तो अभी तो हिरेन जोशी का नाम वहां ओएसडी के नाते अभी झलक रहा है और सहगल का वो नाम झलकेगा, ऐड नहीं किया है। वो झलकेगा। देखो ऐसा है ना कि झलकेगा, क्यों नहीं झलकेगा? अब वो ऐसा थोड़ी कहेंगे नहीं, नहीं हमने हटा दिया। वो नाम तो रखेंगे, अब वो कहेंगे वो हमारे लिए अभी भी मौजूद है, हो सकता है वो घर में बैठ रहे हो। जो रिपोर्ट आई है बीच में कि उनको घर पे बिठा दिया गया है, उनको पब्लिक इंटरेक्शन बंद कर दिया गया है, वो घर में बैठ करके ऑपरेट कर रहे हैं। तो उनका कहीं न कहीं इस्तेमाल करेंगे और मोदी हैं तो गलत काम अगर कोई हो भी रहा है, तो कभी मानने को तैयार नहीं है कि हमसे गलत हो गया। गलत काम को अगर हो भी रहा है, तो उस पर अडिग रहेंगे अंत तक, जब तक जो है घुटने टेकने के लिए मजबूर ना हो जाए। तो तब तक अब हिरेन जोशी तो इनकी आँखों का तारा है, इनका प्यादा है, इनका राज़दार है, इनके लिए सब कुछ करता है, इनके लिए खबरें प्लान करता है, इनके लिए एजेंडा चलाता है, इनके लिए टीवी चैनल के मालिकों से अब तो मालिकों से सीधा बात होती है ना, कि भई ये खबरें चलानी है आज दिन भर। आज जो है जैसे वो खेड़ा ने कहा है कि आज राहुल गांधी को गाली देनी है, आज नेहरू को गाली देनी है। ये एजेंडा कहाँ से चलता है? ये हिरन जोशी जैसे लोगों को के थ्रू चलता है। अब उसमें ये 2 इन 1 हो गया है। अब ये जो अब नवनीत सहगल उसमें जा रहे हैं, तो ये भी इसी तरह का उन्हीं की स्कूल के ये वो विद्यार्थी बनने जा रहे हैं। बनेंगे जी। या नहीं बनेंगे, ये तो प्रधानमंत्री कार्यालय को खंडन करना चाहिए। जो न्यूज़ लॉन्ड्री की जो रिपोर्ट है, मुझे लग रहा है कि आपके दर्शकों को पढ़नी चाहिए। न्यूज़ लॉन्ड्री में जाएँगे तो वो रिपोर्ट वहाँ मिल जाएगी। अभी नवनीत सहगल का एक अच्छा-सा फ़ोटो भी एकदम दिखाई पड़ेगा सामने और उसमें ओह, उनके करतूतें हैं, वो पूरी रिपोर्ट में इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट है, उसमें पढ़ कर के वो देख लेंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ। जी। जी। सर, तो आपने कहा कि जब तक ये मोदी जी यानी वो वहां से हटेंगे नहीं या तो पीएमओ में से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो हमारे यहाँ तो विपक्ष को भी खत्म कर दिया है, एसआईआर की वजह से सब खत्म कर दिया है। चुनाव वो जीत लेते हैं, चुनाव केवल औपचारिकता रही है, तो मोदी जी का बोलबाला कब तक रहेगा? आप भी देखिए ना कि आज का खबर आपके दर्शक पढ़ें, मेरी अपील है कि बांग्लादेश का जो जो अभी चुनाव होने वाला है ना, तो उसमें रहमान साहब जो बेगम खालिदा जिया के जो बेटे हैं, वो प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। ऐसी जी। जनरल रिपोर्ट है कि वो चुनाव जी। होगा तो जो अपोज़िशन पार्टी है शेख हसीना की उसको तो चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है। तो खालिदा जिया मोदी की जी ने पार्टी आश्रय दे रखा है उनको। नहीं, अभी तो देखिए ना, अभी भारत सरकार ने पहली बार बांग्लादेश के चुनाव पर प्रतिक्रिया प्रकट की है जी। और उसमें कहा है, आप इंडियन एक्सप्रेस की लीड स्टोरी यही है कि हम जी। चाहते हैं बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो और ट्रांसपेरेंट हमारे चुनाव यहाँ हो। हमारे यहाँ हो ना तो हो। हाँ, आपके यहाँ कोई चुनाव निष्पक्ष हो ना हो, एसआईआर करके आप वोट कटवा रहे हैं, ब्राज़ीलियन मॉडल के कई 100 वोट डलवा रहे हैं, फर्जी वोटें डलवा रहे हैं। 65 लाख 70 लाख वोट बिहार में बढ़ा करके आपने वहां चुनाव जीत लिया, महाराष्ट्र में आपने चुनाव जीत लिया, हरियाणा में आपने लोकतंत्र को किडनैप कर लिया, हाईजैक कर लिया, लेकिन आपको बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव चाहिए। मतलब दूसरे को प्रवचन देने में आप सबसे आगे। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये बताता है, ये सारी चीजें बताती हैं कि सरकार कैसे चल रही है, किस तरह से चल रही है, कौन लोग इसको सही चला बात रहे हैं है। और सही उनका बात है लखेड़ा साहब। देश के हित से। हाँ, जी। आपने आज बहुत अच्छी बात करी है। संस्कृत में एक सुभाषित है, परोपदेशे पांडित्यम सर्वेशाम सुकुरम नृणाम। औरों को उपदेश करने में काहे को हमें कम आंकना चाहिए। औरों को उपदेश करो मगर खुद आचरण नहीं करो। यही तो बात राजनीति राजकारण में, यानी हम राजनीति नहीं कहते हैं,
मोदी राजनीति शब्द प्रयोग करते हैं। राजनीति तो अलग ही बात है, वो राजपुरुषों वाली राजनीति है। मोदी की राजनीति वो चुनाव कैसे जीता जाए उसकी राजनीति है। और मेरे ख्याल से ये हिरेन जोशी और सहगल जैसे लोगों को ये जिस प्रकार से वहां पनपने देते हैं, मोदी जी की प्रतिष्ठा भी उसमें दांव पर लगी है। अब पता नहीं कब तक ये हमें देशवासियों को झेलना पड़ेगा। आज इतना ही। लखेड़ा साहब हमारे साथ जुड़े और इतने खुलकर बात करी, उसके लिए हम लखेड़ा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। ये एपिसोड आपको यदि दर्शकों को पसंद आया तो सबसे ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। आपकी कमेंट हमें बहुत मार्गदर्शक बनती है। और लखेड़ा साहब को फिर से हम आपके समक्ष रूबरू करेंगे, क्योंकि वो बेबाक बोलते हैं, अनुभव से बोलते हैं। आज बस इतना ही। लखेड़ा साहब फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।